हेलो एवरीवन। एनटीए अभ्यास जेई मेन टेस्ट 50 को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज के पेपर है 8 जुलाई को आया है। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4 मोल ऑफ ए मिक्सचर ऑफ मोर सॉल्ट एंड Fe2SO4 होल थ्राइस फेरिक सल्फेट है रिक्वायर 500 ml ऑफ 1 मोलर K2Cr2O7 फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन इन एसिडिक मीडियम। 4 मोल मिक्सचर हमें गिवन, मोर सॉल्ट है और साथ में Fe2SO4 होल थ्राइस है। तो Fe2SO4 होल थ्राइस जो है ये जब वाटर के अंदर डिसोशिएट होगा तो ये Fe3 प्लस आयंस और SO4 2 माइनस आयंस बनाएगा और हम इसका रिएक्शन करा रहे हैं K2Cr2O7 के साथ, या ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। तो Fe3 प्लस तो ऑक्सीडाइज नहीं होगा। अब हमें ये चेक करना है कि मोर सॉल्ट के अंदर कौन सी स्पीसीज ऑक्सीडाइज होंगी। तो मोर सॉल्ट जो है वो अमोनियम फेरस 2 सल्फेट या आयरन 2 सल्फेट है। मतलब मोर सॉल्ट जो है, मोर सॉल्ट ये है NH4 होल ट्वाइस FeSO4 H2O होल 6। तो आयरन 2 है, मतलब Fe2 प्लस आयंस है इसके अंदर। तो Fe2 प्लस आयंस जो है ये ऑक्सीडाइज हो सकते हैं और ये ऑक्सीडाइज किस में होंगे? ये ऑक्सीडाइज होंगे Fe3 प्लस आयंस में, क्योंकि K2Cr2O7 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो हम सबसे पहले ये रिएक्शन लिख लेते हैं। तो K2Cr2O7 वाटर के अंदर जाएगा तो K प्लस और Cr2O7 आयंस में डिसोशिएट होगा। तो जो रिएक्शन होगी Fe2 प्लस ये कन्वर्ट हो रहा है Fe3 प्लस एक्वस में, और Cr2O7 2 माइनस ये कन्वर्ट होगा Cr3 प्लस एक्वस में। एसिडिक मीडियम गिवन है हमें। तो अब हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो सबसे पहले हम क्रोमियम बैलेंस कर लेते हैं। क्रोमियम इधर 2 एटम्स है, दो क्रोमियम के एटम्स, तो इधर भी हम 2 क्रोमियम कर देते हैं। नेक्स्ट हमें क्या करना है? नेक्स्ट हमें ऑक्सीडेशन नंबर या जो इलेक्ट्रॉन का चेंज है वो बैलेंस कर लेते हैं। जब Fe2 प्लस से Fe3 प्लस जा रहा है तो एक ही इलेक्ट्रॉन का चेंज है, और जब Cr2O7 2 माइनस से Cr3 प्लस पे जा रहा है तो यहाँ पे पर एक क्रोमियम, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर देखो, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे -2 होगी, तो -2 इंटू 7 -14, और 2 माइनस है तो मतलब ऐसा मान लो कि 2x माइनस 14 इज इक्वल टू -2 ओवरऑल चार्ज के इक्वल, एंड देयरफॉर 2x जो होगा वो 12 के इक्वल हो जाएगा, तो x 6 के इक्वल आ जाएगा। तो Cr क्रोमियम यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है और इधर +3 में चेंज हो रहा है। तो 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है पर क्रोमियम, एक क्रोमियम पे। तो 2 क्रोमियम है तो 2 क्रोमियम में 6 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज होगा। तो हमें इसको और इसको आयरन को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि इलेक्ट्रॉन का चेंज इधर बैलेंस हो जाए। अब इलेक्ट्रॉन का चेंज बैलेंस हो गया है तो अब तुम चाहो तो H प्लस और H2O स्किप भी कर दो तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें यही रिक्वायर्ड है, हमें ये बैलेंसिंग ही चाहिए। तो इस बैलेंसिंग से हमें ये समझ में आ रहा है कि जब 6 मोल्स ऑफ आयरन रिएक्ट करते हैं, जब 6 मोल ऑफ Fe2 प्लस रिएक्ट करता है तो 1 मोल ऑफ Cr2O7 2 माइनस रिएक्ट करता है। तो इसको अब हम यहाँ से मोल्स ऑफ, हमें Cr2O7 2 माइनस के मोल्स गिवन है, 500 ml ऑफ 1 मोलर K2Cr2O7 रिक्वायर्ड था। तो मोल्स ऑफ Fe2 प्लस इज इक्वल टू 6 टाइम्स मोल्स ऑफ Cr2O7 2 माइनस, एंड दिस इज इक्वल टू 6 इंटू, ये 500 मिलीलीटर है इंटू 1 मोलर, मतलब 500 मिली मोल बोल सकते हो, या फिर 0.5 लीटर कर दें तो 0.5 मोल आ जाएगा। तो ये आ रहा है यहाँ से 3 मोल। और साथ ही जितने मोल्स, अब इसको भी ऑब्जर्व करो कि मोर सॉल्ट का जब हम एक यूनिट लेते हैं, एक फार्मूला यूनिट, तो इसके अंदर 1 Fe2 प्लस के आयन हैं। तो 1 Fe2 प्लस आयन है, इसका मतलब है जितने आयन होंगे उतने ही मोर सॉल्ट का भी, उतना ही मोर सॉल्ट भी मोल्स में प्रेजेंट होगा। तो यहाँ से मोल्स ऑफ मोर सॉल्ट जो है दिस इज़ ऑल्सो इक्वल टू 3 मोल। और हमसे पूछा है कि मोल परसेंटेज ऑफ मोर सॉल्ट, तो 3 मोल मोर सॉल्ट आ गया, और टोटल मोल्स हैं गिवन इनिशियली 4 मोल। देयरफॉर मोल परसेंटेज जो होगा, मोल परसेंटेज इज 3/4 इंटू 100%, ये 25 आ गया और ये 75% आंसर आ जाएगा। मेन इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको रिएक्शन बैलेंसिंग आनी चाहिए। रिएक्शन बैलेंसिंग के बाद तो फिर क्वेश्चन आसान है। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन। दिस हमें रिएक्शन गिवन है और रिएक्शन में H प्लस और H2 इन्वॉल्व हो रहा है, जिसको हम शी रिफ़र करते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड।
तो इसके लिए जो ई नॉट होती है शी की, ई नॉट जो है वो होती है 0 एट ऑल टेम्परेचर। तो यहाँ से हम इस रिएक्शन के लिए ई नॉट फाइंड कर सकते हैं और फिर स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। तो ई नॉट का फॉर्मूला है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे, कैथोड में देखो H प्लस से 0 पे जा रहा है, कम हो रहा है, तो H प्लस का रिडक्शन हो रहा है, और Ag से Ag प्लस पे जा रहा है तो वो ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये तो 0 वोल्ट है माइनस, और Ag प्लस से Ag में है 0.80, तो ये है 0.80 वोल्ट। तो यहाँ से ई नॉट आ गया अपना माइनस 0.80 वोल्ट। बट हमें क्या चाहिए, हमें फ्री एनर्जी चाहिए, डेल्टा जी नॉट चाहिए। डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला है माइनस एन एफ ई नॉट। एन कितने, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, किसी को भी ऑब्जर्व करो, 1 Ag में 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, 2 Ag में 2 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन। और फैराडे, 1 फैराडे इज़ 96500 कूलम, एक्चुअली 96485 होता है, बट राउंड ऑफ करके यूज़ कर रहे हैं इसको, पर मोल इलेक्ट्रॉन। और ई नॉट की वैल्यू है माइनस 0.80 वोल्ट। यहाँ से मोल इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहा है, और इनको सॉल्व करेंगे, माइनस और माइनस भी प्लस में आ रहे हैं, और इसके बाद 8 2 से 16 हो जाएगा, एक 0 अगर कैंसिल कर दो यहाँ से तो, और फिर 16 5 जा 80, और 16 6 जा 96, और 8 104, और 16 9 जा 144, और प्लस 10 तो 154, और एक ज़ीरो और भी प्रेजेंट था, तो ये इतना जूल आ जाएगा। ये तो ये वैल्यू आ रही है 154.4 किलो जूल। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एलिमेंट X क्रिस्टलाइजेज इन 12 कोऑर्डिनेशन FCC लैटिस। FCC लैटिस गिवन है हमें। ऑन अप्लाइंग हाई टेम्परेचर इट चेंजेस टू 8 कोऑर्डिनेशन BCC लैटिस। हाई टेम्परेचर पे 8 कोऑर्डिनेशन BCC लैटिस में कन्वर्ट हो रहा है। फाइंड द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल। तो डेंसिटी फाइंड करना हमें, डेंसिटी ऑफ FCC अपॉन डेंसिटी ऑफ BCC चाहिए। FCC में अगर हम, क्योंकि दोनों जगह पे सेम ही एटम है, तो एटम का रेडियस तो सेम रहेगा, बट अरेंजमेंट हमें देखना पड़ेगा। जैसे जब हम FCC की बात कर रहे हैं, फेस पे एटम्स रहते हैं, फेस पे एटम है अगर, तो ये डिस्टेंस जो डायगोनल है ये √2a है, दिस इज इक्वल टू 4r। या हम इसके लिए A1 ले लेते हैं इस साइड के लिए, जब FCC है तो। और जब BCC होगा तो BCC में बॉडी सेंटर पे रहता है, तो बॉडी सेंटर पे है तो √3a इज इक्वल टू 4r। ये एक r, ये बॉडी पे 2r प्लस r इसका रेडियस, तो √3 इसको A2 लिख देते हैं, √3a2 इक्वल टू 4r। अब डेंसिटी चाहिए हमें, तो डेंसिटी अगर टोटल इसके अंदर एटम हम कैलकुलेट करें, डेंसिटी के लिए क्या चाहिए हमें, मास चाहिए और वॉल्यूम चाहिए, मास अपॉन वॉल्यूम कर देंगे तो डेंसिटी आ जाएगी। मास के लिए इसमें हम टोटल एटम्स काउंट करेंगे, तो कॉर्नर पे एटम्स रहते हैं तो वो 1/8 इंटू 8 कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, तो 1 प्लस, और फेस पे रहते हैं 12 फेस है, और हर एक 6 फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं, 6 इंटू 1/2, तो ये आ जाएगी यहाँ से वैल्यू 4, मतलब ये नंबर ऑफ एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन FCC। तो FCC में 4 एटम्स आ रहे हैं, और मास हम इनका मास मान लेते हैं कि जो भी एलिमेंट है उसका उसका मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास m है, तो 4m अपॉन, और A1 का क्यूब, क्योंकि क्यूब है ये, तो A1 क्यूब अपॉन, और डेंसिटी ऑफ BCC चाहिए। BCC में बॉडी सेंटर पे 1 है और 1/8 टोटल कंट्रीब्यूशन है, तो 2 एटम्स है टोटल, 2m, और A2 इसका लेंथ लिया है हमने, तो A2 क्यूब। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो m कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, ये ट्वाइस आ रहा है, 2 टाइम्स A2 अपॉन A1 का क्यूब, दिस इज इक्वल टू, A2 यहाँ से सॉल्व करें तो ये 4/√3, 4r/√3 है, 4r/√3, और A1 सॉल्व करें तो 4r/√2 का क्यूब इंटू 2, 4r कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, √2/√3 का क्यूब आ रहा है यहाँ से,
तो इसको हम √2/√3 का क्यूब आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था बट कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहने चाहिए। रेट ऑफ रिएक्शन आर प्लॉटेड अगेंस्ट एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन है। एक तो है कि ये सिलेबस में बहुत ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है, बट थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि जो एंजाइम्स होंगे वो किसी ऑप्टिमम टेम्परेचर पे बेटर वर्क कर रहे होंगे, तो हम उस सेंस में इस ग्राफ को चूज़ करेंगे। जनरली टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ग्राफ इंक्रीज रेट बढ़ता है, बट फॉरएवर नहीं इंक्रीज़ हो सकता है। इन केसेस में जब बायोलॉजिकल कंपाउंड्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हमेशा इंक्रीज़ नहीं होगा। तो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ज़्यादा वैल्यू आ रही है और फिर वैल्यू कम होती हुई दिख रही है। द स्पीसीज इन विच नाइट्रोजन एटम इज़ इन sp हाइब्रिडाइजेशन इज, तो ऐसे केसेस में तो तुम्हें फिर हर एक एटम के लिए, हर एक मॉलिक्यूल के लिए, NO2 आयंस के लिए, NO2+, इनके लिए हमें शेप या लिविंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके और फिर चेक करना पड़ेगा। जैसे NO2 है अगर, तो NO2 में N डबल बॉन्ड O, तो इस पर ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज 0 कर दिया है हमने, और एक तरफ हम सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा रहे हैं तो इस पर -1 फॉर्मल चार्ज आ जाएगा। अब नाइट्रोजन पे हमें ओवरऑल फॉर्मल चार्ज 0 रखना है, तो हमें ऑक्सीजन पे एक ही लोन पेयर रखना पड़ेगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखना पड़ेगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखने से इस पे जो इलेक्ट्रॉन्स है टोटल 1 2 3 4 5 6, जब हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर रहे तो इस पर भी फॉर्मल चार्ज 0 हो जाएगा, इस पर भी 0 हो जाएगा और इस पर भी 0 हो जाएगा। तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है वो 3 इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आ रहे हैं। एक डबल बॉन्ड को भी हम एज ए इलेक्ट्रॉन क्लाउड काउंट कर रहे हैं, इसको भी काउंट कर रहे हैं और इसको भी काउंट कर रहे हैं। तो ये sp हाइब्रिडाइज्ड तो नहीं है, sp2 है अगर हम इस पर्टिकुलर केस से देखें तो। नहीं तो इसका स्ट्रक्चर एक ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हैं हम, ऐसा स्ट्रक्चर भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। लिव स्ट्रक्चर्स करेक्ट है बट बेटर रिप्रेजेंटेशन हम इसी को मानेंगे। NO2+ अगर हम देखते हैं तो NO2+ के अंदर ऑब्वियसली NO2 से NO2+ बना सकते हो। एक इलेक्ट्रॉन, इस वाले इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकाल दे तो ये NO2+ बन रहा है और 2 ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड हैं, 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड हैं तो sp हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर हो जाएगा ये, तो ये सही आंसर हो जाएगा। NO2- में फिर नाइट्रोजन पे 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है, और NO3- में NO3- का स्ट्रक्चर अगर हम देखें नाइट्रेट आयन का, तो नाइट्रेट आयन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। फॉर्मल चार्ज से मैं जो स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर रहा हूँ वो फॉर्मल चार्ज के बेसिस पर ड्रॉ कर रहा हूँ, कुछ भी याद नहीं कर रखा मैंने बस मुझे ये पता है कि फॉर्मल चार्ज ओवरऑल चार्ज के इक्वेट करना है मुझे। इस तरह से मैं एलिमेंट्स को अरेंज कर रहा हूँ, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज कर रहा हूँ कि ओवरऑल चार्ज के इक्वल कर दूँ। जैसे NO3- जब मैंने ड्रॉ किया है तो 2 ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ड्रॉ करना मस्ट है, नाइट्रोजन पे 4 ही बॉन्ड बना सकते हैं। इन सारी बातों का केयर करने के बाद ही हम ड्रॉ कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। हमें सबसे पहले H+ के साथ हीटिंग दे रखी है, तो हीटिंग का मतलब है कि ये H2O ओमिट करना चाहता है यहाँ से, तो H+ है तो H+ सबसे पहले OH2+ बनाएगा, ये डिपार्ट करेगा तो यहाँ से कार्बोकैटायन फॉर्मेशन दिख रहा है हमें। अब ये कार्बोकैटायन फर्दर स्टेबलाइज हो सकता है, तो स्टेबलाइज होगा तो ये फिर इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ से लेकर 6 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट होगा। 6 मेंबर्ड रिंग, अब इलेक्ट्रॉन, ये एटम तो यहाँ पे बॉन्ड टूट रहा है, ये एटम इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा है, तो इस एटम पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है और उस एटम पे ऑलरेडी एक मिथाइल ग्रुप है, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। और बाद में फिर इस हाइड्रोजन से H2O के हेल्प से रिमूवल दिखा सकते हो E2 एलिमिनेशन के थ्रू, तो ये E1 एलिमिनेशन के थ्रू, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा। अभी डबल बॉन्ड बना है, केवल X आ गया है अपना। इसके बाद हम O3 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, ओजोनलाइसिस कर रहे हैं, और फिर जिंक और CH3CO2H के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। जब जिंक प्रेजेंट है, जिंक का क्या रोल होता है? जिंक फर्दर ऑक्सीडेशन को अवॉइड करता है। जैसे जब हम ओजोनलाइसिस कराते हैं तो एल्डिहाइड जो प्रोडक्ट बनता है और साथ में कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी फॉर्म हो जाते हैं जो कि जैसे इसके अंदर परऑक्सी एसिड फॉर्म हो जाएगा, तो वो फर्दर एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो जिंक का काम क्या है? जिंक का काम यह है कि एल्डिहाइड को ना ऑक्सीडाइज होने दे और खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाए।
तो ये उसके ऑक्सीडेशन को अवॉइड करेगा, तो इसके अंदर जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो एल्डिहाइड ही बनेगा, एसिड नहीं बनेगा। यहाँ से ब्रेक होगा ओजोनोलाइसिस के बाद, तो 7 मेंबर्ड रिंग बन रही है। यहाँ पे हमें कीटोन बनता हुआ दिख रहा है, ऑक्सीजन दोनों तरफ अटैच कर दो तो इधर एल्डिहाइड और इधर कीटोन बनता हुआ दिख रहा है, तो ये ऑप्शन बी आ जाएगा। तो एक्स और वाई पूछा था हमें, ऐसे इन्होंने NaOH के साथ रिएक्शन करा के एल्डोल रिएक्शन फर्दर करवाया है, बट एल्डोल रिएक्शन में इधर एक डबल बॉन्ड मिस कर दिया है, तो आप इस स्ट्रक्चर को एक बार दोबारा रिविजिट कर लेना। एल्डोल रिएक्शन है बट मिसिंग है इसमें डबल बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एन एल्कली इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट एन एसिड विथ मिथाइल ऑरेंज एज इंडिकेटर। कोई बेस है और एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं मिथाइल ऑरेंज। अब ये चाहता है कि मिथाइल ऑरेंज का आपको जनरल आइडिया रहे, तो ऐसे केसेस में आपको एक बार तो कुछ जो फेमस इंडिकेटर्स हैं उनको आपको एक बार रिविजिट करना चाहिए, जैसे कि मिथाइल ऑरेंज ही है, फिनोप्थिलीन है और फिर मिथाइल रेड है, इन सबको एक बार रिविजिट करना चाहिए। जैसे मिथाइल ऑरेंज जो कलर चेंज करता है वो 3.1 से 4.4 के अराउंड रीजन में करता है, और फिनोप्थिलीन जो है, फिनोप्थिलीन चेंज करता है अराउंड 8.2 से 10.2 के बीच में। तो ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब ये इस क्वेश्चन के थ्रू तो हमें यही पता चल रहा है कि आपको कुछ ध्यान रखना पड़ सकता है, हमेशा इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं हो सकती है। तो अगर 3.1 से 4.4 में अगर ये चेंज कर रहा है इंडिकेटर, हमें पूछा जा रहा है कि कौन सा कॉम्बिनेशन सही है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो एसिडिक मीडियम में ही कलर चेंज होना चाहिए, तो एसिडिक मीडियम के लिए हम फिर बेस वीक ले रहे हैं और एसिड स्ट्रॉन्ग ले रहे हैं। जनरली 4 के अबाउट चेंज होना शुरू होता है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का जो टाइट्रेशन होता है वो भी 4 से 10 में अपना कलर चेंज करेगा, बट यहाँ पे इक्विवेलेंस पॉइंट पे जो सोल्यूशन है वो हमें 3 से 4 के बीच 4.4 तक में चाहिए। तो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ अगर हम करते हैं, जैसे NH3 ले लो और HCl के साथ अगर हम टाइट्रेशन करेंगे, तो इक्विवेलेंट पॉइंट पे NH4+ फॉर्म हो रहा है जो कि एसिडिक है, तो pH इक्विवेलेंस पॉइंट पे जो pH होगा वो लेस देन 7 होगा। तो यहाँ से ये चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन अ बोर मॉडल ऑफ एन एटम व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम n = 1 to n = 3, 1 से 3 पे जा रहा है तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। अगेन मैंने एक बार और ये बताया था कि अगर ऐसे बोर मॉडल के क्वेश्चंस आते हैं तो बेटर तो यही है कि आप इन सारी चीज़ों को ध्यान रखो कि एनर्जी की वैल्यू क्या होती है। n = 1 पे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, n = 2 पे -3.4 है, देन -1.51 वोल्ट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये वैल्यूज़ याद रखने से अपनी कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव होता है यहाँ पे। तो जो एनर्जी डिफरेंस है डेल्टा E है यहाँ पे, वो डेल्टा E हम E3 - E1 ही लिख रहे हैं। जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है दिस इज़ इक्वल टू 13.6 - 1.51, तो 13.6 इसको अप्रॉक्सीमेटली 1.5 ही मान लेते हैं, तो 1.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 12.1 आ रही है वैल्यू, 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब लेकिन हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं चाहिए, हमें अर्ग्स में चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को पहले जूल में कन्वर्ट कर देते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ 1.6 × 10⁻19 जूल, और साथ ही जूल में हमें अर्ग में चाहिए, तो 1 अर्ग इज़ 10⁻⁻7 जूल। इसको हमें सॉल्व करना है। 16 × 12 कर देते हैं, तो 12 × 6 = 72 और 12 × 1 = 12 और 7 × 192, तो 19.2 हो जाएगी ये वैल्यू। और इधर आ रहा है 10⁻⁻19, 10⁻⁻7, तो ये आ रहा है इधर -11, 10⁻12 अर्ग। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.192 × 10⁻10 अर्ग्स आ जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। अगेन यहाँ पे इस क्वेश्चन में के अंदर अगर आपको ये कन्वर्जन नहीं पता है कि अर्ग्स को जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। बट गिवन कि ये जूल में अगर आप कन्वर्ट करते हो तो न्यूमेरिकली मैच कर लो, थोड़ा सा स्मार्टली हैंडल कर लोगे तो सिचुएशन हैंडल हो जाएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल अंडरगो टॉटोमेरिज्म। अगेन टॉटोमेरिज्म के लिए जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होगा तो ही टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट कर पाएगा। केवल ये बोलना कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए ये ओनली नेसेसरी कंडीशन नहीं है। जैसे यहाँ पे तो अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, इसके रेस्पेक्ट में अल्फा पोजीशन, इसके रेस्पेक्ट में इधर अल्फा पोजीशन, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पे जो अल्फा हाइड्रोजन है ये अगर रिमूव होता है तो इस पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। विनाइलिक पोजीशन पे ना ही पॉजिटिव चार्ज और ना ही नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन अगर हम देखें तो थर्ड ऑप्शन में यहाँ पर कुछ भी, वेट मिनट, विल अंडरगो टॉटोमेरिज्म, तो दिस विल नॉट अंडरगो टॉटोमेरिज्म, दिस विल नॉट अंडरगो टॉटोमेरिज्म। इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये भी टॉटोमेरिज्म नहीं एग्जिबिट करेगा। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो ये टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा। इजी क्वेश्चन था, बोनस था। विच ऑफ द, बोनस वैसे नहीं था, बोनस मतलब आपके लिए बोनस था, आसानी से स्कोर कर सकते हो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स करेक्टली शो, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ln k गिवन है वर्सेस 1/t। पहले हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। डेल्टा g जो है वो डेल्टा h, ये डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, दिस इज इक्वल टू माइनस आर टी ln k। तो यहाँ से ln k वर्सेस t का हम प्लॉट देख सकते हैं, RT से डिवाइड कर दो, ln k इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर टी प्लस डेल्टा एस नॉट अपॉन आर। तो स्लोप क्या हो जाएगा, डेल्टा एच नॉट अपॉन आर जो है ये स्लोप हो जाएगा, स्लोप इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर। और वाई इंटरसेप्ट दिख रहा है हमें, वाई इंटरसेप्ट दिस इज इक्वल टू डेल्टा एस नॉट अपॉन आर, ठीक है। तो हमें केवल ये बोला है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो डेल्टा एच नॉट क्या हो जाएगा, डेल्टा एच नॉट नेगेटिव हो जाएगा तो स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा। स्लोप यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है। अब आंसर तुम्हें केवल पॉजिटिव स्लोप देखकर ही करना है, तो ए बी दोनों के लिए ही स्लोप पॉजिटिव है, तो ए बी इज द करेक्ट आंसर। द के इक्विवेलेंट वैल्यूज इन HCN का एडिशन करना है सिंपल, तो तुम्हें ये देखना पड़ेगा जैसे OMe पुश कर रहा है इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, तो यहाँ पे जितना ज़्यादा डेल्टा पॉजिटिव रहेगा यहाँ पर उतना ही CN माइनस आसानी से अटैक कर सकता है। बट MEO माइनस जो है वो इधर इलेक्ट्रॉन पेयर पुश कर रहा है, तो पुश करने से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ा रहा है, इसमें कोई बढ़ाने वाला नहीं है। एक और स्ट्रक्चर गिवन है, थर्ड स्ट्रक्चर, इसमें नाइट्रोजन पुश कर रहा है, नाइट्रोजन के पुश करने से और भी ज़्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ रहा है, तो इसमें सबसे स्लो होगी रिएक्शन थर्ड में, और फिर सेकंड में सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि सेकंड सिंपल ये था, इसमें भी पुश हो रहा है तो इसमें भी कम होगा। बट नाइट्रोजन के लिए रेजोनेंस जनरली ज़्यादा रेजोनेंस मैटर करता है, या ज़्यादा साउंड है नाइट्रोजन के केस में। An aqueous solution contains an unknown concentration of Ba2+ when 50 ml of a 1 molar solution of Na2SO4 is added, BSO4 just begins to precipitate। just begin to precipitate का मतलब है कि इस पॉइंट पे सॉल्यूशन जो है वो सैचुरेट हो गया, पहले अनसैचुरेटेड था, जब हमने इतना डाला तो जस्ट बिगिन टू प्रेसिपिटेट हो गया। तो इस पॉइंट पे आप KSP इक्वल टू Ba2+ इंटू SO4 2- यूज़ कर सकते हो। अब ये बोल रहा है फाइनल वॉल्यूम इज़ 500 ml, तो फाइनल वॉल्यूम हमें पता है, दोनों के मोल्स अगर पता होंगे तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना व्हाट इज़ द ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ba2+। तो लेट द ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ba2+ बी m। तो अगर हम या C मान लेते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन C है, और इनिशियल वॉल्यूम देखो, फाइनल वॉल्यूम 500 है जब 50 ml मिलाया था, तो इनिशियल वॉल्यूम 500 - 50 मतलब 450 होगा, तो 450 इंटू C मिलीमोल और अपॉन 500 मिलीलीटर, ये हो जाएगा Ba2+ की कॉन्सेंट्रेशन। SO4 2- के मोल्स कितने हैं, 50 ml मिलाया था 1 मोलर, तो 50 मिलीमोल दिख रहा है, 50 मिलीमोल, और टोटल वॉल्यूम हमें पता है 500 ml है,
तो मिलीमोल और मिलीलीटर इसलिए रखा है ताकि ये मोलर बन जाए, कैंसिल आउट हो जाए। और इधर भी मतलब हम जब पुट करते हैं तो पर मोलर रखते हैं Ba2 प्लस KSP में, तो मोलर और मोलर यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे। KSP की वैल्यू हमें गिवन है 1 × 10⁻⁻10। कैंसिल आउट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये एक्टिविटीज़ में पुट करते हैं हम, KSP की कोई यूनिट नहीं होती है। तो KSP 1 × 10⁻10 है, दिस इज़ इक्वल टू 450। इसको सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा, 0 तो कैंसिल हो रहा है, 5 × 9/10C इंटू 1/10। तो ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, C इज़ इक्वल टू 1/9 × 10⁻⁻8। दिस इज़ 10/9 × 10⁻⁻9। दिस इज़ इक्वल टू 1.1 × 10⁻⁻9। तो ये सॉल्व हो जाएगा। मतलब थोड़ा सा ठीक है, आसानी है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट? FeCl3 इज़ यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ फिनॉल। बिल्कुल सही है, बहुत ही कम कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होता है, 0.1% के अराउंड ही लेने पर फिनॉल डिटेक्ट हो जाता है कॉम्प्लेक्सेशन से। फेलिंग सोल्यूशन इज़ यूज टू डिटेक्ट ग्लूकोज। हेमी एसिटल रहता है बेसिकली, जब साइक्लिक कंपाउंड में ग्लूकोज रहता है, ओपन होता है तो फिर एल्डिहाइड फॉर्म में आ जाएगा, तो ये सही है। टॉलरेंस रिएजेंट इज़ यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ अनसैचुरेशन, गलत। टॉलरेंस रिएजेंट किस लिए यूज़ करते हैं हम? एल्डिहाइड कीटोन में डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज़ करते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट। NaHSO3 इज़ यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, सही है। एट 518 डिग्री सेल्सियस, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है JEE मेंस का ही, ये लोग अब पुराना ही क्वेश्चंस को यूज़ कर रहे हैं, बट आपके लिए बेटर आप सॉल्व करो। The rate of decomposition of a sample of gaseous acetaldehyde initially at a pressure of 363 torr was 1 torr per second when 5% had reacted। तो इनिशियल हमें गिवन है 363 टॉर है, इनिशियल पता है हमें। एक चीज़ और, ये प्रेशर के टर्म्स में गिवन है। अभी तक जो आप रेट लिखते हो, रेट इक्वल टू K इंटू कुछ भी कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में हम उसको मेंशन करते हैं, A मान लेते हैं कुछ भी, तो 1⁴n। बट अब कॉन्सेंट्रेशन को हम प्रेशर के टर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ नया कांस्टेंट आ जाएगा बस RT के साथ। कैसे? कॉन्सेंट्रेशन PV = nRT यूज़ कर रहे हैं हम क्योंकि गैस है, P = CRT आ जाएगा n/V करके, C = P/RT लिख देंगे। तो P, ये इसको रिप्लेस कर सकते हो, P⁴n/RT⁴n। तो K इसको एक कांस्टेंट मान लेंगे, तो P⁴n आ रहा है। रेट हमें गिवन है 1 torr per second है, when 5% had reacted, तो 1 torr per second K डैश, और प्रेशर कितना हो जाएगा? 5% रिएक्ट हो गया है तो बचा हुआ है 0.95 × 363 टू द पावर n, और 0.5 टॉर है जब when 33%, मतलब 0.67% बचा हुआ है, 0.67 × 363 टू द पावर n। इनको डिवाइड करते हैं, ये वैल्यू 2 आ रही है इधर, 2 इज़ इक्वल टू K डैश तो कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, 363 कैंसिल हो रहा है, 0.95/0.67 है, तो इसको डिवाइड तो क्या करें, 0.67 कैसे करते हैं, इसको 2/3 लिख देते हैं, तो ये 0.95 × 3/2 की पावर n, तो ये वैल्यू आ जाएगी 5 3 15, 2.85/2 की पावर n। दिस इज़ इक्वल टू 1.42 की पावर, या इसको ऐसे लिख देते हैं, 2 की पावर 1/n इज़ इक्वल टू दिस, एंड दिस इज़ इक्वल टू 2 की पावर 1/2। तो यहाँ से 1/n = 1/2 एंड देयरफॉर n इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम बेटर है JEE मेन के पर्सपेक्टिव से, तुरंत से उस समय सोचने के लिए। अगर आपने अटेम्प्ट करके इसको सॉल्व कर दिया तो गुड, मतलब अच्छे पोजीशन पे हो आप, मेहनत करो। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, द बेसिक कैरेक्टर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल ऑफ मोनोऑक्साइड्स। अब ये सब आपको कुछ और ये सब ध्यान रखना पड़ेगा, जो डिटेल्स हमें गिवन है, जैसे इन्होंने ये एक्सप्लेनेशन दिया है, ऑक्साइड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट्स +2 +3 आर जनरली बेसिक। तो ये इंपॉर्टेंट है कि +2 और +3 वाले जनरली बेसिक होते हैं, एक्सेप्ट Cr2O3 विच इज़ एम्फोटेरिक इन नेचर।
ठीक है। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ऑक्सो एसिड्स HClO4 एंड ये HOCl है, मिस हो गया यहाँ पे। तो सेंट्रल एटम इन बोथ HClO4 एंड HClO3 इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, बिल्कुल सही है। HClO4 अगर हम देखें तो Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH है, तो ये HClO4 sp3 है, 4 है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ये। वैसे ही HClO अगर हम देखें HOCl, तो इस पे भी 4, 1 पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, और ये 4 इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हो जाएंगे। 4 इलेक्ट्रॉन क्लाउड मतलब ये भी sp3, तो ये सही स्टेटमेंट है। HClO4 इज फॉर्म्ड बाय द इन द रिएक्शन बिटवीन Cl2 एंड H2O, ये गलत है। Cl2 और H2O के प्रेजेंस में Cl डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है, डिस्प्रोपोर्शनेट होता है तो सॉरी Cl माइनस फॉर्म करता है और साथ ही HOCl फॉर्म कर लेता है, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, ना कि HClO4 फॉर्म करता है, तो ये गलत है। ये सब ऑप्शन भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। द कॉन्जुगेट बेस ऑफ HClO4 इज वीकर बेस दैन H2O। कॉन्जुगेट बेस ऑफ ClO4 माइनस, ये ऐसा समझो कि यह इसका उल्टा स्टेटमेंट समझो, HClO4 इज स्ट्रॉन्गर एसिड दैन H2O। तो ऑब्वियसली HClO4 इज स्ट्रॉन्गर एसिड दैन H2O, क्योंकि HClO4 को अगर हम वाटर में ऐड करें तो 100% डिसोसिएशन हो जाता है इन H3O+। ठीक है, और ये पता रहना चाहिए कि वाटर के अंदर जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है वो H3O+ है, मतलब HClO4 उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था तभी वो उसमें डिसोशिएट हो गया। एंड HClO4 इज़ मोर एसिडिक दैन HClO, क्योंकि जब हम इसको आप इस तरह से समझो, ClO, अच्छा इन्होंने रीज़न दिया बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ इट्स अनायन। तो जो अनायन है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, नेगेटिव चार्ज इस पे, इस ऑक्सीजन पे भी स्टेबलाइज हो सकता है, देन इस ऑक्सीजन पे भी स्टेबलाइज हो सकता, ऐसे चारों ऑक्सीजन पे स्टेबलाइज हो जाएगा। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर जब हम बनाएंगे तो ये चारों ऑक्सीजन के साथ इक्वल शेयरिंग कर रहा होगा, तो एक ऑक्सीजन पे -1/4 चार्ज ही होगा, तो ये हाईली स्टेबल है, देयरफॉर वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड HClO4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड CCl3CHO रिएक्ट्स विथ क्लोरोबेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड प्रोड्यूसर्स। तो क्लोरोबेंजीन है, Cl लगा देते हैं और साथ ही CCl3CHO और इधर है CCl3। इन दोनों के बीच में कोई ऐसे रिएक्शन हमने पढ़ी नहीं है, बट साथ में H2SO4 है, तो H2SO4 OH+ बनाएगा। तो OH+ अगर NaOH डाल देते तो फिर तो ये NaOH डालते ही ये हेलोफॉर्म टेस्ट की तरफ प्रोसीड करता है, बट अभी OH+ डाला है हमने, तो इस पे OH+ बन रहा है H2SO4 डालने से। बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक, अब इधर से भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहा है, इधर से भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहा है, तो आप यहाँ पे रिएक्शन करवा सकते हो। ये अटैक करेगा, ये OH बन रहा है, तो इससे ये नेक्स्ट स्टेप में ये बन रहा है COH, इधर Cl है, एक H है, एक CCl3 है। अभी H2SO4 प्रेजेंट है, OH2+ बन जाएगा, डिपार्ट करेगा, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन है, ये CCl3 भी है, ऑब्वियसली CCl3 है, तो ये मोस्ट लाइकली रिएक्शन जो होगी वो इक्विलिब्रियम पे होगी, क्योंकि CCl3 काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को विड्रॉ कर रहा है, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज का बनना थोड़ा मुश्किल होगा, पॉजिटिव चार्ज का बनना मुश्किल होगा। बट अगर पॉजिटिव चार्ज बनता है तो फिर ये दोबारा एल्कीन के साथ, बेंजीन के साथ रिएक्शन कर जाएगा। बेंजीन, दूसरा जो क्लोरोबेंजीन है वो अब इसके साथ रिएक्शन कर सकता है और ये फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा जो कि DDT है। C और H है, और जैसा दिख रहा है वैसा ही ड्रॉ कर देते हैं, तो ये ऐसा बन जाए। तो फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए तो थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, आपको
ज़्यादा थिंकिंग, ज़्यादा मतलब बेटर अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड है, तो क्वेश्चन अगर कर दिया तो बेटर क्वेश्चन है ये। 18th क्वेश्चन में देखते हैं, व्हेन मेटल एम इज ट्रीटेड विथ NaOH अ वाइट जिलेटिनस प्रेसिपिटेट X इज ऑब्टेन्ड। तो NaOH के साथ रिएक्शन में वाइट जिलेटिनस बन रहा है, तो एल्यूमिनियम हो सकता है यहाँ पे, विच इज़ सोल्यूबल इन एक्सेस ऑफ NaOH। तो अगेन Al, जैसे यहाँ पे रिएक्शन देख रहे हो कि एल्यूमिनियम H2O के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो AlOH होल थ्राइस बना रहा है प्रेसिपिटेट, जो कि वाइट जिलेटिनस होगा। और फिर जब हम एक्सेस ऑफ NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो NaAlOH होल 4 बनता है, Al यहाँ पर मिसिंग है, तो एल्यूमिनियम इज़ द करेक्ट आंसर ये। आगे भी इंफॉर्मेशन फर्दर गिवन है, व्हेन हीटेड स्ट्रांगली गिव्स एन ऑक्साइड विच इज़ यूज्ड इन क्रोमेटोग्राफी एज एन एडजॉर्बेंट। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, फिनॉल ऑन ट्रीटमेंट विद CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन प्रोड्यूसेस कंपाउंड X एज द मेजर प्रोडक्ट। तो फिनॉल का रिएक्शन कर रहा है, NaOH प्रेजेंट है, तो फिनॉल रिएक्ट करके OH माइनस के साथ फिनॉक्साइड आयन बना लेगा, और फिर फिनॉक्साइड आयन के साथ CO2 का रिएक्शन होगा, तो सैलिसाइलिक एसिड फॉर्म होता है। अगर आपको ध्यान हो तो कोल्बे श्मिट रिएक्शन है ये। तो इस रिएक्शन से सबसे पहले तो सैलिसाइलिक एसिड बन जाएगा, और एसिडिफिकेशन कर रहे हैं तो फिनॉल मतलब सैलिसाइलिक एसिड कंप्लीट बन जाएगा। हम स्टेप्स फर्दर नहीं लिख रहे हैं इसमें, मतलब मैकेनिज़्म अगर आप ड्रॉ करोगे तो ये फाइनली आपको OH और CO2H मिल जाएगा। इसके बाद फिर हम प्रोड्यूसेस कंपाउंड X एज द मेजर प्रोडक्ट, X ऑन ट्रीटमेंट विथ एसिटिक एनहाइड्राइड। अब एसिटिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन करा रहा है ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिटिक अमाउंट ऑफ H+। तो इसका अगर हम रिएक्शन कराएं इसके साथ एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, तो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर होगा फिनॉल का, ये इस पर रिएक्ट करेगा, टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट बनेगा। ये जब कोलैप्स होगा तो वापस से ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा, तो ऑक्सीजन के साथ ये एसिटाइल ग्रुप अटैच हो रहा है, तो आंसर अपना B आ जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द रिकमेंडेड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड। ये ऑब्वियस क्वेश्चन, अगर आपको ध्यान है तो सॉल्व कर पाओगे। फ्लोराइड, इसका आंसर D है। द रिकमेंडेड कंसेंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन इन ड्रिंकिंग वाटर इज अप टू 1 ppm एज फ्लोराइड आयन इज रिक्वायर्ड टू मेक टीथ इनेमल हार्डर बाय कन्वर्टिंग दिस टू। तो आंसर फ्लोरीन है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स हैं, हाउ मेनी sp2 कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन द फाइनल प्रोडक्ट। ये दूसरा क्वेश्चन है इसमें एल्डोल का। एल्डोल जनरली जेई मेन एल्डोल को बहुत ही ज़्यादा यूज़ करती है, लगभग हर एक एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है इस पर। तो सबसे पहले इससे हम इनोलेट आयन बना लेंगे, और फिर इस इनोलेट आयन से दूसरे पेंटेनोन पे रिएक्शन होगा, तो रिएक्शन से ये प्रोडक्ट बनता हुआ हमें दिख रहा है यहाँ पे। ये डबल बॉन्ड O इधर अटैच हो रहा है ये, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, तो ये बन रहा है O माइनस बन गया, और फिर H+ के प्रेजेंस में या H2O से ये O माइनस एक H+ ले लेगा। एक सेकेंड, जिस कार्बन से अटैच हुआ है ये, उसी कार्बन पे O माइनस बन रहा है। फिर ये O माइनस H2O से एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो ये OH बन जाएगा, और जब हीटिंग करेंगे तो फिर यहाँ से हीटिंग करने के बाद एक H2O रिमूव हो जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड आ जाएगी, और इधर ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो ये sp2 है, ये भी sp2 है, और ये भी sp2 है, तो टोटल 3 कार्बन एटम्स होंगे जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स दैट कैन एग्जिस्ट फॉर M। ये भी किसी IIT में या फिर JEE में पहले आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कायरल सेंटर आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जिस पे चारों डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हों। तो एक ये कायरल सेंटर है और एक ये कायरल सेंटर है। तो एक तो है कि ये जो कंपाउंड है इसमें अभी तो कोई सिमेट्री एलिमेंट नहीं है, तो इसका जो मिरर इमेज लेंगे वो मिरर इमेज भी कायरल होगा। फिर क्योंकि सिमेट्री एलिमेंट नहीं है, तो
सिमेट्री एलिमेंट CH3 इधर है और ये CH3 प्रेजेंट है इस पर और इधर हाइड्रोजन है। इसका जो दूसरा डायस्टीरियोमर है वो आप नहीं ड्रॉ कर सकते क्योंकि ये इस ब्रिजिंग को आप यहाँ से नहीं रिमूव कर सकते। ये इसके अंदर स्ट्रेन है, समझो ऐसा। अगर चाहो कि इधर CH3 लगा दें और इधर इस पूरे ग्रुप को लगा दें तो फिर वो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। तो इसमें इस रिंग के स्ट्रेन के कारण से केवल एक ही पॉसिबिलिटी बनती है, तो ये दोनों आपस में एनांशोमर जो हैं यही केवल टोटल स्टीरियो आइसोमर्स में काउंट होंगे। तो 2 आंसर हो जाएगा इसका। One mole N2A4 gas at 300 Kelvin is kept in a closed container under 1 atmosphere. Initial temperature हमें given है 1 atmosphere है. It is heated to 600 Kelvin and when 20% by mass of N2O4 decomposes to NO2. तो N2O4 गैस से NO2 गैस में डिकम्पोज हो रहा है ये। इनिशियली 1 मोल गिवन है हमें, 20% बाई मास तो केवल N2O4 ही है, तो 20 मोल्स भी इसके उतने ही डिकम्पोज हो रहे हैं, प्लस 0.40 फॉर्म हो जाएगा। ये 0.80 और ये 0.40 फॉर्म हो रहा है। हमें बोला रिजल्टेंट प्रेशर फाइंड करो, तो वॉल्यूम तो कंटेनर का सेम है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। टेम्परेचर डबल किया गया है, इनिशियली 300 था, बाद में 600 है, तो हम इसे यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। P1 V1 तो कांस्टेंट है, या P1 V1 अपॉन RT1 इक्वल टू P2 V2। अच्छा, एन मोल्स चेंज हो रहे हैं, और वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो PV इक्वल टू nRT से अगर हम देखें तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, तो P1 बाई N1 T1 को लिख सकते हैं P2 बाई N2 T2। तो यहाँ से आ जाएगा प्रेशर इनिशियली 1 atm है, मोल्स इनिशियली 1 मोल है, टेम्परेचर इनिशियली 300 केल्विन है, बाद में टोटल प्रेशर फाइंड करना है, टोटल मोल्स 1.2 मोल है और टेम्परेचर 600 केल्विन है। तो यहाँ से 300 ये ट्वाइस कैंसिल हो रहा है, ये 2.4 आ रहा है, तो P2 इक्वल टू 2.4 atm। ये आंसर आ गया यहाँ से, तो आंसर 2.4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन आपको रिएक्शंस ध्यान रखनी पड़ेंगी। अमॉन्ग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ कंपाउंड दैट कैन रिएक्ट विद PCl5 टू गिव POCl3R। तो ये फॉलोइंग रिएक्शंस हैं जो कि इसको प्रोड्यूस करते हैं। H2O के साथ रिएक्शन से SO2 H2O H2SO4 P4O10 इनके रिएक्शन से प्रोड्यूस होता है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक आइसोमर्स पॉसिबल फॉर द कॉम्प्लेक्स COL2Cl2-, ये भी पुराना कभी आया हुआ क्वेश्चन है। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है CO, तो हम ड्रॉ करते हैं, केवल ज्योमेट्रिक आइसोमर्स ड्रॉ करना है हमें, मतलब ऐसा समझो कि डायस्टीरियोमर से केवल ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम Cl और Cl को ट्रांस रख लेते हैं, और इधर से देखें तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये तो हमेशा ही सिस रहेगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अब नाइट्रोजन को हमने नाइट्रोजन सेम साइड में रखा, एक बार नाइट्रोजन और नाइट्रोजन को अपोजिट साइड भी रख देते हैं, और ऑक्सीजन है तो ये इस तरह से भी ड्रॉ हो जाएगा। कायरल देखने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। इसके बाद Cl को सिस रख देते हैं, तो अब नाइट्रोजन को चाहो इधर रख दो, तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन इस बार ट्रांस है, और फिर हम Cl को सिस ही रखते हैं। एक बार नाइट्रोजन ऑक्सीजन को ट्रांस कर देते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को अपोजिट कर देते हैं, तो ये ड्रॉ हो जाएगा, और एक बार ऑक्सीजन को अपोजिट कर देते हैं। तो टोटल 5 स्ट्रक्चर्स ड्रॉ हो जाएंगे, तो 5 ज्योमेट्रिक आइसोमर्स इसका आंसर हो जाएंगे। तो फुल आपको क्लियर होगा सब कुछ।